जय हिंद। मैं राकेश एपीएससी अकेडमी से आज हम एक नए सब्जेक्ट का प्रारंभ करने जा रहे हैं। आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। और इसके अंतर्गत हम पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। ध्यान दीजिएगा, यह है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग। यह आपका है बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग। ध्यान दीजिएगा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर। यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा, हम आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन। यह है रतनपुर, रतनपुर में था रतनपुर कलचुरी साम्राज्य, रतनपुर में था रतनपुर कलचुरी साम्राज्य, और रायपुर में था रायपुर कलचुरी साम्राज्य, रायपुर कलचुरी वंश, और रतनपुर में रतनपुर कलचुरी वंश। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के अंतर्गत 1741 से लेकर 1758 तक, 1741 से लेकर 1758 तक का यह जो शासन काल कहलाता है, यह छत्तीसगढ़ के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में कहलाता है मराठा मराठा वंश का अप्रत्यक्ष शासन। मराठा वंश का छत्तीसगढ़ में मराठा वंश का अप्रत्यक्ष शासन। अप्रत्यक्ष शासन का अर्थ है कि छत्तीसगढ़ में मराठा वंश का प्रारंभ 1741 से हो चुका है, लेकिन मराठा वंश के जो शासक थे उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से यहां पर शासन नहीं किया है। यहां पर मराठा वंश के अधीनता में कलचुरी वंश ने शासन किया है। इसीलिए 1741 से लेकर 1758 का शासनकाल कहलाता है मराठा वंश का अप्रत्यक्ष शासन। अर्थात इसे हम कह सकते हैं मराठा वंश के अधीन, इसे हम कह सकते हैं मराठा वंश के अधीन, मराठा वंश के अधीन कलचुरियों का शासन या कलचुरी वंश का शासन, कलचुरी वंश का शासन। यहां पर कलचुरी वंश के शासकों ने मराठा वंश के अधीनता में शासन किया है 1741 से लेकर 1758 तक। ध्यान दीजिएगा, यहां पर यह है रतनपुर। रतनपुर के शासक थे, रतनपुर के समय शासक थे रघुनाथ सिंह। रतनपुर के शासक थे रघुनाथ सिंह। रतनपुर कलचुरी वंश के शासक थे रघुनाथ सिंह। और यहां पर है, यह है नागपुर, नागपुर रियासत। तो नागपुर में शासन था मराठा वंश अर्थात भोसला वंश का, भोसले वंश का। नागपुर में शासन था मराठा वंश या भोसले या भोसला वंश का। यहां पर नागपुर से
रतनपुर पर आक्रमण करते हैं 1741 को मराठा भास्कर पंत है नागपुर रियासत के अंतर्गत रघुजी भोसले प्रथम कहिए या सिर्फ रघुजी प्रथम कहिए, एक ही मतलब है। रघुजी भोसले प्रथम के सेनापति नागपुर साम्राज्य में, नागपुर राजधानी है मराठा वंश के अंतर्गत भोसले वंश का। तो भोसले वंश के शासक है रघुजी भोसले प्रथम, या इसे हम कह सकते हैं रघुजी भोसले प्रथम या रघुजी प्रथम के सेनापति मराठा भास्कर पंत 1741 में रतनपुर पर उड़ीसा अभियान के दौरान रतनपुर पर आक्रमण करते हैं और इस समय रतनपुर के शासक होते हैं रघुनाथ सिंह। तो रघुनाथ सिंह मराठा भास्कर पंत से किसी भी प्रकार से बिना युद्ध किए मराठा भास्कर पंत अर्थात मराठा वंश या भोसले वंश की अधिसत्ता को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से नागपुर राजधानी है मराठा वंश या भोसले वंश की। इसके शासक है रघुजी प्रथम। तो रघुजी भोसले प्रथम या रघुजी प्रथम के सेनापति मराठा भास्कर पंत 1741 को उड़ीसा अभियान के दौरान रतनपुर पर आक्रमण करते हैं। तो रघुनाथ सिंह कलचुरी वंश के शासक, रघुनाथ सिंह है कलचुरी वंश के शासक, रघुनाथ सिंह है कलचुरी वंश के शासक, रतनपुर कलचुरी वंश के शासक रघुनाथ सिंह मराठा भास्कर पंत रघुजी प्रथम के सेनापति मराठा भास्कर पंत से युद्ध किए बिना ही उनकी अधिसत्ता को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से 1741 को रतनपुर कलचुरी वंश मराठा वंश की अधिसत्ता को स्वीकार करते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं रायपुर, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर रघुनाथ सिंह का जो शासन रहा है, रघुनाथ सिंह का जो शासन रहा है, यदि हम रतनपुर कलचुरी वंश की बात करते हैं, रतनपुर कलचुरी वंश, यदि हम रतनपुर कलचुरी वंश की बात करते हैं तो रतनपुर कलचुरी वंश मराठा वंश की अधिसत्ता को स्वीकार करते हैं 1741 में। 1741 से लेकर यह चलता इनका शासनकाल 1758 तक। यहां पर पहले शासक है रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह 1741 में मराठा वंश के अधीन शासन करते हैं रतनपुर से और इनका शासनकाल चलता है 1741 से लेकर 1745 तक। इनका 1745 में रघुनाथ सिंह का देहांत हो जाता है। रघुनाथ सिंह के बाद कलचुरी वंश के अगले शासक बनते हैं, रतनपुर कलचुरी वंश के अगले शासक बनते हैं मोहन सिंह। तो मोहन सिंह का शासनकाल रहता है 1745 से लेकर 1758 तक। 1745 से लेकर 1758 तक। 1758 को स्वयं बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ रतनपुर आते हैं और शासन की बागडोर मोहन सिंह से 1758 में ले लेते हैं। तो इस प्रकार से 1758 को स्वयं आएंगे बिंबाजी भोसले और बिंबाजी भोसले मोहन सिंह से रतनपुर की सत्ता का बागडोर स्वयं ले लेंगे। बिंबाजी भोसले। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1758 से छत्तीसगढ़ में मराठा वंश का प्रत्यक्ष शासन का प्रारंभ हो जाएगा, जो कहलाएगा बिंबाजी भोसले का शासन। तो यहां पर रतनपुर में आक्रमण किया जाता है रघुजी प्रथम के सेनापति मराठा भास्कर पंत का 1741 में और रतनपुर के समय रतनपुर कलचुरी वंश के शासक रहते हैं रघुनाथ सिंह। मराठा भास्कर पंत अर्थात मराठा वंश की अधिसत्ता
अधिसत्ता को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार से रघुनाथ सिंह मराठा वंश के अधीन, कलचुरी वंश के शासक रघुनाथ सिंह मराठा वंश के अधीन 1741 से 1745 तक उनके अधिसत्ता में काम करते हैं। इनके बाद अगले शासक बनते हैं मोहन सिंह, जो कि 1745 से 1758 तक कार्य करते हैं मराठा वंश के अधीन कलचुरी वंश का शासन। लेकिन 1758 में स्वयं बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ आते हैं और रतनपुर कलचुरी वंश की जो बागडोर है सत्ता की, वो मोहन सिंह से अपने हाथ में ले लेते हैं। इसके बाद देखते हैं रायपुर कलचुरी वंश। रायपुर कलचुरी वंश के इस समय शासक रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, रायपुर कलचुरी वंश के इस समय शासक थे, रायपुर कलचुरी वंश के शासक थे अमर सिंह। रायपुर कलचुरी वंश के शासक थे अमर सिंह। रायपुर कलचुरी वंश के शासक अमर सिंह। नागपुर से आक्रमण होता है रायपुर कलचुरी वंश के ऊपर रायपुर में 1750 को। स्वयं रघुजी भोसले प्रथम के पुत्र रघुजी भोसले द्वितीय, यानी हम कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ रघुजी द्वितीय। 1750 को रघुजी भोसले द्वितीय या रघुजी द्वितीय का रायपुर पर आक्रमण होता है और इस समय रायपुर में शासक होते हैं रायपुर कलचुरी वंश के शासक अमर सिंह। तो अमर सिंह रघुजी द्वितीय की अधिसत्ता को 1750 में स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रायपुर कलचुरी वंश मराठा वंश या भोसले वंश की अधिसत्ता को स्वीकार करते हैं 1750 में, यह चलता है 1758 तक। तो इस प्रकार से रायपुर कलचुरी वंश 1750 से लेकर 1758 तक रायपुर के साम्राज्य में शासन तो करेंगे, लेकिन मराठा वंश या भोसले वंश के अधीनता में। तो रायपुर कलचुरी वंश 1750 से 1758 तक मराठा वंश के अधीनता में शासन करते हैं और इस समय शासक होते हैं अमर सिंह। तो अमर सिंह रघुजी भोसले द्वितीय या रघुजी द्वितीय की अधिसत्ता को स्वीकार करते हैं 1750 में और इनका शासन चलता है अमर सिंह का इनकी मृत्यु तक 1753 तक। 1753 में अगले शासक बनते हैं रायपुर कलचुरी वंश के शिवराज सिंह। तो 1753 से इनका शासन रहता है 1758 को। और जैसा कि हम जानते हैं कि 1758 को भोसले वंश या मराठा वंश के शासक बिंबाजी भोसले नागपुर से स्वयं आते हैं छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ आकर रतनपुर के तात्कालिक शासक मोहन सिंह से 1758 को सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। इसी प्रकार 1758 को बिंबाजी भोसले रायपुर कलचुरी वंश के शासक शिवराज सिंह से सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं बिंबाजी भोसले। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1758 से छत्तीसगढ़ में मराठा वंश का प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ होता है और इसके शासक होते हैं बिंबाजी भोसले। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में मराठा वंश के पहले शासक होते हैं बिंबाजी भोसले। तो इसके बाद आगे चालू होता है 1758 से मराठा वंश का छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन अर्थात बिंबाजी भोसले का शासन। समझिएगा, अब यहां पर प्रारंभ होगा बिंबाजी भोसले का प्रत्यक्ष शासन। समझिएगा, बिंबाजी भोसले का प्रत्यक्ष शासन देखिएगा, बिंबाजी भोसले का प्रत्यक्ष शासन, यह है रायपुर और यह है रतनपुर। आगे हम बढ़ने जा रहे हैं
1758 से लेकर 1787 तक का छत्तीसगढ़ में शासनकाल ये रहा है। मराठा वंश का छत्तीसगढ़ में मराठा वंश का या भोसले वंश का मराठा वंश का प्रत्यक्ष शासन 1758 से लेकर 1787 तक ये रहा है मराठा वंश का प्रत्यक्ष शासन। ध्यान दीजिएगा, अर्थात ये कहलाता है बिंबाजी भोसले का शासनकाल, बिंबाजी भोसले का शासन। ध्यान दीजिएगा, 1741 से लेकर 1758 तक मराठा वंश छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं। अर्थात रतनपुर कलचुरी वंश के शासक नियुक्त हुए हैं और रायपुर में रायपुर कलचुरी वंश के शासक नियुक्त हुए हैं। अर्थात कलचुरी वंश का मराठा वंश के अधीनता में शासनकाल चलता है 1741 से लेकर 1758 तक। लेकिन 1758 को स्वयं बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ आते हैं। इस समय रतनपुर कलचुरी वंश के शासक रहते हैं मोहन सिंह। तो बिंबाजी भोसले 1758 को मोहन सिंह से रतनपुर कलचुरी वंश की अधिसत्ता को अपने हाथ में ले लेते हैं, अर्थात रतनपुर की अधिसत्ता को अपने हाथ में ले लेते हैं। और 1758 को रायपुर कलचुरी वंश के तात्कालिक शासक शिवराज सिंह से रायपुर की अधिसत्ता को अपने हाथ में ले लेते हैं। तो इस प्रकार से अब प्रारंभ होता है 1758 से लेकर 1787 तक छत्तीसगढ़ में मराठा वंश का प्रत्यक्ष शासन, जो कहलाएगा बिंबाजी भोसले का शासन, जो कहलाएगा बिंबाजी भोसले का शासन। ढंजेगा, अगला है बिंबाजी भोसले का शासन। ढंजेगा, बिंबाजी भोसले की मृत्यु होती है 1787 को और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में मराठा वंश का प्रत्यक्ष शासन समाप्त हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, बिंबाजी भोसले के शासन में सबसे पहले काम हम देखने जा रहे हैं बिंबाजी भोसले का राजनीतिक जीवन। बिंबाजी भोसले का राजनीतिक जीवन। ध्यान दीजिएगा, बिंबाजी भोसले का राजनीतिक जीवन, सबसे पहला काम इन्होंने किया है रतनपुर व रायपुर का एकीकरण। रतनपुर और रायपुर का इन्होंने किया है एकीकरण, अर्थात इन्होंने रतनपुर और रायपुर को मिलाकर एक ही साम्राज्य में मिला दिया। क्योंकि रतनपुर में बैठे हुए थे रतनपुर कलचुरी वंश, रायपुर में बैठे हुए थे रायपुर कलचुरी वंश। लेकिन जब बिंबाजी भोसले 1758 को छत्तीसगढ़ आते हैं तो ये रतनपुर और रायपुर दोनों के साम्राज्य को अपने हाथ में लेते हैं और इसके बाद रतनपुर और रायपुर साम्राज्य का एकीकरण कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से बिंबाजी भोसले के द्वारा रतनपुर और रायपुर का किया गया एकीकरण। इसके बाद देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, दूसरा देखना है, यहां पर है उड़ीसा में कोटपाड़ में 6 अप्रैल 1778 कोटपाड़ में होता है कोटपाड़ की संधि। ध्यान दीजिएगा, कोटपाड़ में होता है कोटपाड़ की संधि। कोटपाड़ में होता है कोटपाड़ की संधि 6 अप्रैल 1778 को बिंबाजी भोसले, मराठा वंश या भोसले वंश के शासक बिंबाजी भोसले तथा काकती वंश के शासक दरिया देव के बीच होता है कोटपाड़ की संधि। यह संधि होता है मराठा वंश के शासक बिंबाजी भोसले तथा काकती वंश के शासक दरिया देव के बीच उड़ीसा के कोटपाड़ में होता है 6 अप्रैल 1778 को
काकतीय वंश के शासक दरियादेव तथा मराठा वंश या भोसले वंश के शासक बिंबाजी भोसले के बीच कोटपाड़ की संधि, और इस संधि के तहत बस्तर का छत्तीसगढ़ में विलय हो जाता है। अर्थात कोटपाड़ की संधि के तहत चूंकि बस्तर का छत्तीसगढ़ में विलय हुआ है, तो छत्तीसगढ़ पहली बार 6 अप्रैल 1778 को बनता है छत्तीसगढ़ का अंग। तो इस प्रकार से कोटपाड़ की संधि के तहत दरियादेव बस्तर का छत्तीसगढ़ में विलय कर देते हैं और दरियादेव मराठा वंश अर्थात भोसले वंश की अधिसत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसके तहत दरियादेव 59,000 टकोली कर अर्थात भू राजस्व कर बिंबाजी भोसले को प्रतिवर्ष देने के लिए प्रॉमिस करते हैं। तो इस प्रकार से कोटपाड़ की संधि होती है 6 अप्रैल 1778 को, जिसके तहत बस्तर का छत्तीसगढ़ में विलय हो जाता है और बस्तर छत्तीसगढ़ का अंग बन जाता है। और इस संधि के तहत दरियादेव मराठा वंश अर्थात बिंबाजी भोसले की अधिसत्ता को स्वीकार करते हैं और प्रतिवर्ष 59,000 टकोली कर देने का वचन देते हैं और प्रतिवर्ष 59,000 टकोली कर देते हैं। तो इस प्रकार से हुआ है 6 अप्रैल 1778 को बिंबाजी भोसले तथा दरियादेव के बीच कोटपाड़ की संधि यह हुआ है कोटपाड़ की संधि। अगला हम देखते हैं राजनीतिक जीवन के अंतर्गत परगना पद्धति। ध्यान दीजिएगा, परगना पद्धति को हम समझते हैं कि परगना पद्धति क्या है। देखिएगा, जिस प्रकार से कलचुरी वंश में गढ़ बरहा गांव पद्धति का प्रचलन था, इसी प्रकार से बिंबाजी भोसले के द्वारा प्रशासन को सुदृढ़ बनाने हेतु एक नई पद्धति को जन्म दिया गया, जो कहलाता है परगना पद्धति। कलचुरियों में जिस प्रकार से गढ़ बरहा गांव प्रचलित था, प्रशासनिक इकाई था, उसी प्रकार से बिंबाजी भोसले के द्वारा परगना पद्धति को जन्म दिया गया। ध्यान दीजिएगा, परगना पद्धति इसी में राजनीतिक जीवन के अंतर्गत हम डिस्कस कर रहे हैं परगना पद्धति। ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक जीवन के अंतर्गत हम डिस्कस कर रहे हैं परगना पद्धति। ध्यान दीजिएगा, परगना पद्धति के जन्मदाता, परगना पद्धति के जन्मदाता, परगना पद्धति के जनक है या जन्मदाता है, परगना पद्धति के जनक या जन्मदाता है बिंबाजी भोसले। लेकिन बिंबाजी भोसले की मृत्यु हो जाती है 1787 में और बिंबाजी भोसले परगना पद्धति को लागू नहीं कर पाते हैं। बिंबाजी भोसले के द्वारा परगना पद्धति को बनाया गया, इसको जन्म दिया गया, लेकिन बिंबाजी भोसले परगना पद्धति को अपने जीवन काल में लागू नहीं कर पाते हैं। तो परगना पद्धति को लागू किया, परगना पद्धति को लागू किया। परगना पद्धति को लागू करने का श्रेय जाता है विट्ठल भाई दिनकर को। विट्ठल भाई दिनकर को ये कहलाते हैं छत्तीसगढ़ के दूसरे सूबेदार, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो परगना पद्धति के जनक है बिंबाजी भोसले, लेकिन परगना पद्धति को छत्तीसगढ़ में लागू करने का श्रेय जाता है दूसरे छत्तीसगढ़ के दूसरे सूबेदार विट्ठल भाई दिनकर को। ध्यान दीजिएगा, परगना पद्धति कलचुरियों में अगर हम बात करते हैं कलचुरी वंश में, यदि हम बात करते हैं कलचुरी वंश में, तो कलचुरी वंश में प्रशासनिक इकाई, कलचुरी वंश में प्रशासनिक इकाई और इसके प्रमुख या मुखिया, प्रमुख बोलिए या मुखिया। कलचुरी वंश में यदि हम बात करते हैं प्रशासनिक इकाई की, तो कलचुरी वंश में प्रशासनिक इकाई इस प्रकार थी। ध्यान दीजिएगा, कलचुरी वंश में
प्रशासनिक इकाई। कलचुरी वंश में प्रशासनिक इकाई में सबसे बड़ी इकाई थी गढ़। गढ़ के अंतर्गत होता है बरहा, गढ़ बरहा, और बरहा के अंतर्गत होता है गांव, गढ़ बरहा गांव। ध्यान दीजिएगा, गढ़ का मुखिया कहलाता है दीवान। मुखिया बोलिए या प्रमुख बोलिए, एक ही मतलब है। गढ़ का मुखिया दीवान, और पूरे छत्तीसगढ़ साम्राज्य को 36 गढ़ों में बांटा गया था। बरहा का मुखिया दाऊ और गांव का मुखिया गोटिया, गांव का मुखिया गोटिया। इसके बाद यहां पर देखते हैं, इसी के पैरेलल मराठा वंश में या भोसला वंश में जो परगना पद्धति लाया गया, जो परगना पद्धति लाया गया, इसी को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यह आपका है प्रशासनिक इकाई, परगना पद्धति की प्रशासनिक इकाई, परगना पद्धति की प्रशासनिक इकाई, और इसके मुखिया। ध्यान दीजिएगा, मराठा वंश में परगना पद्धति में सबसे बड़ा है परगना। परगना के अंतर्गत आते हैं तालु, और तालु को डिवाइड करके किया गया गांव, अर्थात गांव दोनों में था। दोनों की सबसे छोटी इकाई थी गांव। यहां पर परगना का मुखिया कहलाता है कमाविंसदार, कमाविंसदार। तालु का मुखिया कहलाता है तालुकदार, तथा गांव का मुखिया कहलाता है गोटिया, गांव का मुखिया कहलाता है गोटिया। तो इस प्रकार से परगना पद्धति में परगना को बांटा गया था 27, पूरे राज्य को बांटा गया था, पूरे साम्राज्य को बांटा गया था 27 परगना में। तो जिस प्रकार से कलचुरी वंश में गढ़ बरहा गांव प्रशासनिक इकाई थी और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी गांव, इसी प्रकार से बिंबाजी भोसले के द्वारा परगना पद्धति को जन्म दिया गया, परगना पद्धति बनाया गया। लेकिन परगना पद्धति को छत्तीसगढ़ में लागू करने का श्रेय जाता है छत्तीसगढ़ के दूसरे सूबेदार विट्ठल भाई दिनकर को, और इसकी प्रशासनिक इकाई है परगना, तालु और गांव। गांव का मुखिया गोटिया, तालु का मुखिया तालुकदार, परगना का मुखिया कमाविंसदार। लेकिन यहां ध्यान देना है, जिस प्रकार से कलचुरी वंश में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव का मुखिया गोटिया था, इसी प्रकार से मराठा वंश में भी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव का मुखिया गोटिया ही था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कलचुरी वंश के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गोटिया को एज इट इज रखा गया मराठा वंश के परगना पद्धति के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, बिंबाजी भोसले के राजनीतिक जीवन में अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बिंबाजी भोसले ने ये आपका है राजनांदगांव, ये आपका है राजनांदगांव, और ये आपका है खुज्जी। बिंबाजी भोसले ने अपने राजनीतिक जीवन में राजनांदगांव तथा खुज्जी, ये दो जगह जमींदारी व्यवस्था लागू किया था। तो ये दो जमींदारी थी बिंबाजी भोसले की, राजनांदगांव तथा खुज्जी। बिंबाजी भोसले की जमींदारी थी, दो जगह जमींदारी थी, राजनांदगांव तथा खुज्जी। तो ये हमने डिस्कस किया बिंबाजी भोसले का राजनीतिक जीवन। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिंबाजी भोसले या मराठा वंश का आर्थिक जीवन या अर्थव्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिंबाजी भोसले का या मराठा वंश का आर्थिक जीवन। दूसरा है आर्थिक जीवन या अर्थव्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक जीवन या अर्थव्यवस्था।
व्यवस्था। मराठा वंश के पहले छत्तीसगढ़ में शासन था रतनपुर कलचुरी वंश का तथा रायपुर कलचुरी वंश का, अर्थात कलचुरी वंश का। कलचुरी वंश के द्वारा जो मुद्रा चलाई जाती थी, कलचुरी वंश के जो मुद्रा थी वो थी आपकी कोरी। कोरी थी कलचुरी वंश की मुद्रा। कलचुरी वंश की मुद्रा कोरी को बिंबाजी भोसले ने हटाकर ला दिया नागपुरी रुपया, इसके जगह में कर दिया नागपुरी रुपया, जो तो होता है चांदी का सिक्का। नागपुरी रुपया का अर्थ है चांदी का सिक्का। बिंबाजी भोसले ने अर्थव्यवस्था में कलचुरी वंश के कोरी को समाप्त कर इसके स्थान पर लाया नागपुरी रुपया, जो कि होता है चांदी का सिक्का। दूसरा काम इन्होंने किया कर से संबंधित। बिंबाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में 4 प्रकार के टैक्स लागू किए। पहला है टकोली। पहला है टकोली। टकोली कर होता है भू राजस्व कर। भू राजस्व कर। भू राजस्व कर पहला है भू राजस्व कर। दूसरा है कलाली। कलाली कलाली कर यह है आबकारी कर, अर्थात शराब के बनाने से लेकर विक्रय तक लगने वाला जो कर है वो है आबकारी कर, कलाली। टकोली कलाली। सायर। सायर है चुंगी कर। सायर है चुंगी कर। चुंगी कर का अर्थ होता है आयात निर्यात कर। आयात निर्यात कर। आयात निर्यात कर। और चौथा है सेवई। 4 प्रकार के टैक्स इन्होंने छत्तीसगढ़ में लागू किया। टकोली भू राजस्व कर, कलाली शराब के बनाने से लेकर विक्रय तक लगने वाला कर, आबकारी कर, शायर, चुंगी कर, आयात निर्यात कर, और सेवई है अन्य कर। अन्य कर। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से बिंबाजी भोसले के आर्थिक जीवन में हम डिस्कस कर रहे हैं। बिंबाजी भोसले ने कलचुरी वंश के कोरी को समाप्त कर इसकी जगह पर लाया नागपुरी रुपया। यह मुद्रा है, इसकी जगह पर लाया मुद्रा के रूप में नागपुरी रुपया, जो कि है चांदी का सिक्का। 4 प्रकार के इन्होंने टैक्स लगाए। टकोली भू राजस्व कर, कलाली आबकारी कर, सायर चुंगी कर या आयात निर्यात कर, और लास्ट है सेवई अन्य कर। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिंबाजी भोसले का धार्मिक जीवन। ध्यान। बिंबाजी भोसले का धार्मिक जीवन अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बिंबाजी भोसले का या मराठा वंश का धार्मिक जीवन। बिंबाजी भोसले का धार्मिक जीवन। ध्यान दीजिएगा। बिंबाजी भोसले के द्वारा रतनपुर में बनाया गया है, रतनपुर के राम टेकरी में बनाया गया है राम का मंदिर। रतनपुर में बिंबाजी भोसले के द्वारा बनाया गया है राम टेकरी का राम मंदिर। रतनपुर में बनाया गया है राम टेकरी का राम मंदिर। राम टेकरी का राम टेकरी का राम मंदिर। राम टेकरी का राम मंदिर जिसके संस्थापक है बिंबाजी भोसले। बिंबाजी भोसले के द्वारा रतनपुर में बनाया गया है राम टेकरी का राम मंदिर। तथा रायपुर में स्थित है दूधाधारी मठ। दूधाधारी मठ के संस्थापक है रायपुर कलचुरी वंश के शासक ब्रह्मदेव राय, जिसका जीर्णोद्धार किया बिंबाजी भोसले। रायपुर में दूधाधारी मठ। रायपुर में दूधाधारी मठ। दूधाधारी मठ। रायपुर के दूधाधारी मठ के संस्थापक है या निर्माता है, रायपुर के दूधाधारी मठ के निर्माता है रायपुर कलचुरी वंश के शासक ब्रह्मदेव राय। ब्रह्मदेव राय ये है रायपुर कलचुरी वंश के शासक। रायपुर कलचुरी वंश के शासक। रायपुर कलचुरी वंश के शासक ब्रह्मदेव राय के द्वारा 1409 ईस्वी को
रायपुर में दूधाधारी मठ का निर्माण किया गया। बाद में इसका जीर्णोद्धार किया है। बाद में दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार किया है बिंबाजी भोसले ने। बिंबाजी भोसले के द्वारा रायपुर स्थित दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार किया गया। तो यह है बिंबाजी भोसले का धार्मिक जीवन। बिंबाजी भोसले के द्वारा रतनपुर में राम टेकरी का राम मंदिर का निर्माण किया गया तथा रायपुर स्थित ब्रह्मदेव राय द्वारा निर्मित दूधाधारी मठ का बिंबाजी भोसले के द्वारा जीर्णोद्धार किया गया। इसके बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बिंबाजी भोसले का वास्तुकला के क्षेत्र में योगदान। बिंबाजी भोसले का वास्तुकला के क्षेत्र में योगदान, ध्यान दीजिएगा। वास्तुकला, यदि हम छत्तीसगढ़ में बिंबाजी भोसले के वास्तुकला के क्षेत्र में योगदान को डिस्कस करते हैं तो बिंबाजी भोसले के द्वारा रतनपुर में बनाया गया है मदन महल। मदन महल, मदन महल के संस्थापक है बिंबाजी भोसले। बिंबाजी भोसले, बिंबाजी भोसले के द्वारा रतनपुर में बनाया गया है मदन महल। मदन महल अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला है बिंबाजी भोसले का सामाजिक जीवन। बिंबाजी भोसले का सामाजिक जीवन, ध्यान दीजिएगा। बिंबाजी भोसले का सामाजिक जीवन 1787 को बिंबाजी भोसले की होती है मृत्यु। बिंबाजी भोसले की होती है मृत्यु। बिंबाजी भोसले की होती है मृत्यु और बिंबाजी भोसले की पत्नी होती है उमा देवी। बिंबाजी भोसले की पत्नी होती है उमा देवी। 1787 को बिंबाजी भोसले की मृत्यु के बाद इनकी पत्नी उमा देवी सती हो जाती है। इसका मतलब यह है कि मराठा वंश में सती प्रथा का प्रचलन था। सती प्रथा का प्रचलन था जो कि एक सामाजिक कुप्रथा है। तो इस प्रकार से हमने बिंबाजी भोसले का शासनकाल डिस्कस किया। बिंबाजी भोसले का शासनकाल रहा है छत्तीसगढ़ में 1758 से लेकर 1787 इनकी मृत्यु तक, जो कहलाता है छत्तीसगढ़ में मराठा वंश का प्रत्यक्ष शासन। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1787 से लेकर 1818 तक का शासनकाल। 1787 से लेकर 1818 तक का शासन काल। ध्यान दीजिएगा 1787 बिंबाजी भोसले की होती है मृत्यु। बिंबाजी भोसले की मृत्यु के समय यहां पर नागपुर रियासत की राजधानी नागपुर रियासत के इस समय शासक रहते हैं व्योमकोजी भोसले। यहां पर नागपुर रियासत में शासक रहते हैं व्योमकोजी भोसले। तो व्योमकोजी भोसले नागपुर रियासत के प्रमुख शासक हैं। अब ये छत्तीसगढ़ आकर शासन तो नहीं कर सकते क्योंकि बिंबाजी भोसले निह संतान थे। तो बिंबाजी भोसले की मृत्यु के बाद छत्तीसगढ़ में अब कोई मराठा वंश का शासक नहीं रहता है। नागपुर रियासत में शासक बैठे हुए थे व्योमकोजी भोसले। तो व्योमकोजी भोसले नागपुर रियासत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को एक सूबा बना देते हैं। सूबा अर्थात एक प्रांत बना देते हैं। तो इस प्रकार से व्योमकोजी भोसले 1787 को बिंबाजी भोसले की मृत्यु के बाद चूंकि छत्तीसगढ़ में अब मराठा वंश का कोई प्रत्यक्ष शासक नहीं है, तो व्योमकोजी भोसले नागपुर रियासत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को एक सूबा बना देते हैं। तो यहीं से प्रारंभ होता है छत्तीसगढ़ में सूबेदारों का शासन। ध्यान दीजिएगा, तो 1787 से लेकर 1818 तक
छत्तीसगढ़ में व्योमकोजी भोसले बिना छत्तीसगढ़ आए छत्तीसगढ़ का शासन संभालते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिना छत्तीसगढ़ आए छत्तीसगढ़ का शासन संभालते हैं। ध्यान दीजिएगा, व्योमकोजी भोसले छत्तीसगढ़ को नागपुर रियासत के अंतर्गत एक सूबा बना देते हैं और इस सूबे में शासन प्रशासन को देखने के लिए सूबेदारों की नियुक्ति की जाती है, ठेकेदारी प्रथा के तहत, टेंडर के तहत। अर्थात छत्तीसगढ़ का कौन ठेका लेगा इसके लिए ठेकेदारी ओपन की जाती थी। तो ठेकेदारी के तहत मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने जो छत्तीसगढ़ का 1 साल का टेंडर या 3 साल का टेंडर या 5 साल का टेंडर ले लेता है, सूबेदारी ले लेता है, तो अब वह उसका काम होगा कि वह मान लीजिए 1 साल में छत्तीसगढ़ सूबे के अंतर्गत जो भी कमाई होगी उसमें से एक हिस्सा देगा व्योमकोजी भोसले को और एक हिस्सा स्वयं रखेगा। इसका मतलब साफ है कि जो भी ठेकेदारी प्रथा के तहत सूबेदार छत्तीसगढ़ में नियुक्त होंगे उनका मुख्य उद्देश्य है लाभ अर्जित करना, पैसा कमाना। तो इस ड्यूरेशन में छत्तीसगढ़ में उनका विकास करने का कोई उद्देश्य नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, 1787 को बिंबाजी भोसले की मृत्यु के बाद नागपुर रियासत के अंतर्गत शासक व्योमकोजी भोसले, चूंकि जानते हैं कि अब छत्तीसगढ़ में कोई शासक नहीं रहा, तो व्योमकोजी भोसले छत्तीसगढ़ को नागपुर रियासत के अंतर्गत एक सूबा बना देते हैं, एक प्रांत बना देते हैं और यहां जो भी सूबेदार नियुक्त किया जाएगा वो ठेकेदारी प्रथा के तहत नियुक्त किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि जो भी सूबेदार यहां नियुक्त होगा उसका उद्देश्य होगा यहां से पैसा अर्जित करना, पैसे के एक हिस्से को व्योमकोजी भोसले को देना अर्थात नागपुर रियासत को देखना और एक हिस्से को स्वयं रखना। तो इसका मतलब यह कि जो भी सूबेदार यहां आए हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ का कोई विकास नहीं किया है। इसलिए 1787 से लेकर 1818 तक ये सूबेदारों का शासन रहा है छत्तीसगढ़ में। इस समय छत्तीसगढ़ का कोई विकास नहीं हुआ है, इसीलिए इस ड्यूरेशन को कहा जाता है छत्तीसगढ़ के अराजकता का काल। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर 1787 से 1818 तक चालू होता है छत्तीसगढ़ में व्योमकोजी भोसले, व्योमकोजी भोसले का अप्रत्यक्ष शासन, क्योंकि यहां पर ये डायरेक्ट आके शासन नहीं कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष शासन, व्योमकोजी भोसले का अप्रत्यक्ष शासन। ध्यान दीजिएगा, व्योमकोजी भोसले का अप्रत्यक्ष शासन अर्थात सूबेदारों का शासन। 1787 में बिंबाजी भोसले की मृत्यु के बाद व्योमकोजी भोसले छत्तीसगढ़ को नागपुर रियासत के अंतर्गत एक सूबा बना देते हैं, सूबा अर्थात प्रांत बना देते हैं। और यहां पर जो सूबा में मुख्य इसका प्रमुख होगा वो कहलाता है, प्रशासनिक प्रमुख होगा वो कहलाएगा सूबेदार। और ये जो सूबेदार है ये ठेकेदारी प्रथा के तहत आ रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा के तहत आ रहे हैं। अर्थात सूबेदारों का मुख्य उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ सूबा से लाभ अर्जित करना और लाभ का एक हिस्सा नागपुर रियासत के शासक व्योमकोजी भोसले को देना और एक हिस्सा स्वयं रखना। इसीलिए इस ड्यूरेशन में छत्तीसगढ़ का कोई विकास नहीं हो पाता है। इसीलिए सूबेदारों के शासन के समय अर्थात 1787 से लेकर 1818 तक का ये जो शासन है ये कहलाता है छत्तीसगढ़ के अराजकता का काल। ध्यान दीजिएगा, ये शासन काल को कहते हैं छत्तीसगढ़ के अराजकता का काल। इसे हम कहते हैं छत्तीसगढ़ के अराजकता का काल, छत्तीसगढ़ के अराजकता का काल, इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ के अराजकता का काल। अर्थात यहां छत्तीसगढ़ में सिर्फ लोगों का शोषण हुआ है। ध्यान दीजिएगा,
यहां पर देखते हैं सूबेदार कि 1787 से लेकर 1818 तक छत्तीसगढ़ में कौन कौन सूबेदार नियुक्त हुए। ध्यान दीजिएगा, पहला देखते हैं, पहला है 1787 से लेकर 1790 तक छत्तीसगढ़ के पहले सूबेदार हुए हैं महिपत राव दिनकर। महिपत राव दिनकर छत्तीसगढ़ के पहले सूबेदार हुए हैं महिपत राव दिनकर। छत्तीसगढ़ के पहले सूबेदार हुए हैं महिपत राव दिनकर। छत्तीसगढ़ के दूसरे सूबेदार 1790 से लेकर 1796 तक ये हुए हैं विट्ठल भाई दिनकर। विट्ठल भाई दिनकर 1790 से लेकर 1796 तक छत्तीसगढ़ के दूसरे सूबेदार हुए हैं विट्ठल भाई दिनकर। परगना पद्धति के जनक माने जाते हैं बिंबाजी भोसले, लेकिन परगना पद्धति को लागू करने का श्रेय जाता है विट्ठल भाई दिनकर को। तो विट्ठल भाई दिनकर का सबसे प्रमुख कार्य होता है परगना पद्धति को लागू करना। परगना पद्धति को लागू करना, परगना पद्धति को लागू करने का श्रेय जाता है विट्ठल भाई दिनकर को। छत्तीसगढ़ के तीसरे सूबेदार हुए हैं 1796 से लेकर एक साल 1797 तक। 1796 से लेकर 1797 तक ये हुए हैं भवानी कालू। भवानी कालू, ध्यान दीजिएगा। 1787 से 1790 तक छत्तीसगढ़ के पहले सूबेदार हुए हैं महिपत राव दिनकर। 1790 से 1796 तक छत्तीसगढ़ के दूसरे सूबेदार हुए हैं विट्ठल भाई दिनकर। बिंबाजी भोसले के द्वारा परगना पद्धति को जन्म दिया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति को लागू करने का श्रेय जाता है विट्ठल भाई दिनकर को। 1796 से 1797 तक तीसरे सूबेदार होते हैं भवानी कालू। अगला चौथा 1797 से लेकर 1808 छत्तीसगढ़ के चौथे सूबेदार होते हैं केशव गोविंद। केशव गोविंद, केशव गोविंद, और इनका शासनकाल रहा है 1797 से लेकर 1808 तक। कुल यहां पर बचेगा 3 साल, यहां आएगा 8 साल, 8 3 11 वर्ष। सर्वाधिक कार्यकाल इनका रहा है, सर्वाधिक कार्यकाल केशव गोविंद का सूबेदार के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। सर्वाधिक कार्यकाल इनका रहा है, सर्वाधिक कार्यकाल। ध्यान दीजिएगा। पांचवें सूबेदार होते हैं 1808 से लेकर 1815 तक छत्तीसगढ़ के पांचवें सूबेदार। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के पांचवें सूबेदार, छत्तीसगढ़ के पांचवें सूबेदार हुए हैं बीकाजी गोपाल। बीकाजी गोपाल छत्तीसगढ़ के पांचवें सूबेदार हुए हैं बीकाजी गोपाल। अगले सूबेदार 1815 से लेकर 1816 सखाराम। अगले सूबेदार है सखाराम। 1816 से लेकर 1817 अगले सूबेदार है सीताराम। सखाराम सीताराम। और छत्तीसगढ़ के अंतिम सूबेदार 1817 से लेकर 1818 तक, जो कि है यादव राव दिवाकर। यादव राव दिवाकर। यादव राव दिवाकर। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के पहले सूबेदार हुए हैं महिपत राव दिनकर और छत्तीसगढ़ के अंतिम सूबेदार हुए हैं यादव राव दिवाकर। तो 1787 से लेकर 1818 तक
छत्तीसगढ़ में ब्योमकोजी भोसले का अप्रत्यक्ष शासन रहा है, अर्थात सूबेदारों का प्रत्यक्ष शासन रहा है। इस काल को कहा जाता है छत्तीसगढ़ के अराजकता का काल। छत्तीसगढ़ के पहले सूबेदार रहे हैं 1787 से लेकर 1790 तक महिपत राव दिनकर। दूसरे सूबेदार 1790 से 1796 विट्ठल भाई दिनकर। परगना पद्धति को इन्होंने लागू किया था 1796 से लेकर 1797 भवानी कालू और 1797 से लेकर 1808 केशव गोविंद। इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। 1808 से लेकर 1815 बीकाजी गोपाल, 1815 से 1816 सखाराम, 1816 से 1817 सीताराम और 1817 से 1818 छत्तीसगढ़ के अंतिम सूबेदार रहे हैं यादव राव दिवाकर। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ आने वाला प्रथम, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ आने वाला प्रथम, छत्तीसगढ़ आने वाला प्रथम और इन सभी सूबेदारों ने शासन किया है रतनपुर से। मुख्य रूप से इन्होंने शासन किया है रतनपुर राजधानी से। सूबेदारों ने शासन किया था रतनपुर राजधानी से, अर्थात चाहे वो महिपत राव दिनकर हो, विट्ठल भाई दिनकर हो, भवानी कालू हो या केशव गोविंद हो, बीकाजी गोपाल हो, सखाराम सीताराम, यादव राव दिवाकर, ये जितने भी सूबेदार हुए हैं इनकी राजधानी थी रतनपुर, क्योंकि बिंबाजी भोसले की राजधानी थी रतनपुर। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ आने वाला, अगला हम डिस्कस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ आने वाला प्रथम अंग्रेज। छत्तीसगढ़ आने वाला प्रथम अंग्रेज, छत्तीसगढ़ आने वाला प्रथम अंग्रेज था फॉरेस्टर। छत्तीसगढ़ आने वाला प्रथम अंग्रेज था फॉरेस्टर। छत्तीसगढ़ आने वाला प्रथम अंग्रेज था फॉरेस्टर। ये 1790 को जब आया था तो इस समय छत्तीसगढ़ के पहले सूबेदार थे महिपत राव दिनकर। अर्थात छत्तीसगढ़ आने वाला पहला अंग्रेज फॉरेस्टर 1790 को छत्तीसगढ़ के पहले सूबेदार महिपत राव दिनकर के शासनकाल में आया था। दूसरा है छत्तीसगढ़ आने वाला दूसरा अंग्रेज, छत्तीसगढ़ आने वाला दूसरा अंग्रेज तथा बस्तर आने वाला पहला अंग्रेज, बस्तर आने वाला पहला अंग्रेज, छत्तीसगढ़ आने वाला दूसरा अंग्रेज फॉरेस्टर के बाद तथा बस्तर आने वाला पहला अंग्रेज वो था आपका कैप्टन ब्लंट। कैप्टन ब्लंट, ये थे कैप्टन ब्लंट। 1795 को कैप्टन ब्लंट आते हैं छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में आते हैं बस्तर। तो छत्तीसगढ़ आने वाला दूसरा अंग्रेज तथा बस्तर आने वाला पहला अंग्रेज, छत्तीसगढ़ आने वाला दूसरा अंग्रेज तथा बस्तर आने वाला पहला अंग्रेज, ये था कैप्टन ब्लंट 1795। और इस समय 1795 को छत्तीसगढ़ के सूबेदार थे विट्ठल भाई दिनकर। विट्ठल भाई दिनकर के शासनकाल में छत्तीसगढ़ आने वाला दूसरा अंग्रेज तथा बस्तर आने वाला पहला अंग्रेज था कैप्टन ब्लंट 1795 को। इसके बाद है छत्तीसगढ़ आने वाला तीसरा अंग्रेज। छत्तीसगढ़ आने वाला तीसरा अंग्रेज था कोलब्रुक। छत्तीसगढ़ आने वाला तीसरा अंग्रेज था कोलब्रुक आया था केशव गोविंद के शासन काल में। सूबेदार केशव गोविंद के शासनकाल में कोलब्रुक जब छत्तीसगढ़ आया था तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा है अपने यात्रा वृत्तांत के ऊपर। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, उस पुस्तक में कोलब्रुक ने अपने यात्रा वृत्तांत में बिंबाजी भोसले का उल्लेख
किया है। तो बिंबाजी भोसले के जीवन का सर्वाधिक जानकारी हमें प्राप्त होती है कोलब्रुक द्वारा रचित उनकी यात्रा वृत्तांत से। कोलब्रुक ने अपनी यात्रा वृत्तांत में बिंबाजी भोसले के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, वास्तुकला से संबंधित या अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी बातों का उल्लेख किया है। तो कोलब्रुक के यात्रा वृत्तांत में बिंबाजी भोसले की सर्वाधिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा, इसके बाद आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1818 से आगे की कहानी। देखिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1818 से लेकर 1830 का इतिहास। 1818 से लेकर 1830 तक छत्तीसगढ़ में कहलाता है ब्रिटिश साम्राज्य के शासन का प्रथम चरण। ब्रिटिश शासन का प्रथम चरण यह कहलाता है ब्रिटिश शासन का प्रथम चरण। ब्रिटिश शासन का प्रथम चरण, समझिएगा, यह हमारा देश है भारत। यह हमारा देश है भारत। ये आपका है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये आपका है छत्तीसगढ़ राज्य। समझिएगा, तो यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा, ये आपका है आज का सीताबर्डी। सीताबर्डी में हुआ है के क्षेत्र में हुआ है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का निर्णायक युद्ध होता है सीताबर्डी में। सीताबर्डी का युद्ध, सीताबर्डी में होता है सीताबर्डी का युद्ध। समझिएगा, 1818 को अंग्रेजों तथा मराठा वंश के बीच जो युद्ध होता है वो कहलाता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, अर्थात ये तीसरा युद्ध है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। यहां पर भोसला वंश के तरफ से रहते हैं, अंग्रेजों की तरफ से रहते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। अंग्रेजों की तरफ से है लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा भोसला वंश के तरफ से है रघुजी भोसला द्वितीय या रघुजी द्वितीय, बोलिए रघुजी भोसले द्वितीय या रघुजी द्वितीय। तो अंग्रेजों की तरफ से है लॉर्ड हेस्टिंग्स, वायसराय लॉर्ड हेस्टिंग, तथा भोसले वंश की तरफ से है रघुजी द्वितीय। और यहां पर युद्ध में रघुजी द्वितीय की होती है मृत्यु, इनकी हो जाती है मृत्यु। अंततः 1818 तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से वायसराय है लॉर्ड हेस्टिंग्स और भोसला वंश की तरफ से शासक है रघुजी द्वितीय। इनके बीच युद्ध होता है और निर्णायक युद्ध होता है सीताबर्डी का युद्ध 1818। सीताबर्डी का युद्ध 1818 और इस युद्ध को जीतते हैं अंग्रेज। इस युद्ध को जीतते हैं अंग्रेज लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में। तो अंततः 1818 को लॉर्ड वेलेजली के द्वारा बनाई गई एक नीति सहायक संधि, लॉर्ड वेलेजली
ने एक संधि बनाया था लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के तहत, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के तहत नागपुर रियासत का अर्थात मराठा वंश का विलय हो जाता है ब्रिटिश सरकार में, अर्थात शासन प्रशासन मराठा वंश के ही द्वारा देखा जाएगा लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की अधिसत्ता में। तो इस प्रकार से लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के तहत नागपुर रियासत का अर्थात मराठा वंश का नागपुर रियासत, आप नागपुर रियासत और नागपुर रियासत की अंतर्गत है छत्तीसगढ़, अर्थात मराठा वंश का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अब नागपुर रियासत की बागडोर अभी भी मराठा वंश के ही द्वारा उसका शासन प्रशासन देखा जाएगा लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की अधिसत्ता में, क्योंकि 1818 तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जिसमें अंग्रेजों के तरफ से थे वायसराय लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा भोसले वंश के तरफ से थे रघुजी द्वितीय की अंततः मृत्यु होती है और रघुजी द्वितीय की मृत्यु के बाद अंततः 1818 सीताबर्डी के युद्ध में अंग्रेजों को तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में विजय हासिल होती है। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा चलाए गए सहायक संधि के तहत नागपुर रियासत मराठा वंश का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है, अर्थात मराठा वंश अभी भी नागपुर रियासत में शासन करेंगे लेकिन ब्रिटिश अधिसत्ता के अधीनता में। तो ध्यान दीजिएगा, तो अब नागपुर रियासत के ही अंतर्गत आता है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। तो ये छत्तीसगढ़ जो कि नागपुर रियासत के ही अंतर्गत आता है, इसका विलय हो जाता है ब्रिटिश साम्राज्य में। अल्टीमेटली छत्तीसगढ़ में अब प्रारंभ होगा ब्रिटिश शासन का प्रथम चरण। तो सहायक संधि का मतलब यह होता है कि भाई जो नागपुर रियासत के जो शासक है वही शासन करेंगे लेकिन ब्रिटिश अधिसत्ता के अधीनता में, अर्थात यहां ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली शासन नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश शासन जो शासन प्रारंभ करेगी सहायक संधि के तहत वो अप्रत्यक्ष होगा। लेकिन कहानी में आता है यहां पर ट्विस्ट कि युद्ध में रघुजी द्वितीय मारे जाते हैं। तो कायदे से अगले शासक बनेंगे रघुजी द्वितीय के पुत्र, शासक बनेंगे रघुजी द्वितीय के पुत्र रघुजी भोसला तृतीय, रघुजी तृतीय बोलिए, रघुजी भोसला द्वितीय, रघुजी भोसले तृतीय। तो रघुजी भोसले द्वितीय के पुत्र बनेंगे शासक, लेकिन जिस समय 1818 में रघुजी द्वितीय की होती है मृत्यु, उस समय रघुजी भोसले तृतीय होते हैं एक अवयस्क बालक, ये है अवयस्क बालक रहते हैं। तो कायदे से अगर मान लीजिए सहायक संधि क्या बोलता है कि अगर रघुजी तृतीय ये एक वयस्क शासक होते, एक वयस्क युवा होते, तो इन्हें शासक बना दिया जाता नागपुर रियासत का और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीनता में वो शासन करते। लेकिन चूंकि यहां पर रघुजी तृतीय अवयस्क बालक थे, इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहां पर जब तक कि रघुजी तृतीय एक वयस्क शासक ना हो जाए तब तक अंग्रेजों के तरफ से ब्रिटिश अधीक्षक रघुजी तृतीय के स्थान पर शासन करेंगे। क्योंकि यहां पर रघुजी तृतीय एक अवयस्क बालक है तो शासक तो यही रहेंगे, लेकिन जब तक यह वयस्क ना हो जाए तब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट रघुजी तृतीय के स्थान पर ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त करेगी। तो यहां पर अब चालू होता है 1818 से लेकर 1830 तक ब्रिटिश शासन का प्रथम चरण। तो जब तक रघुजी तृतीय यहां पर वयस्क नहीं होंगे तब तक शासन की बागडोर संभाली जाएगी ब्रिटिश सरकार के द्वारा डायरेक्टली। दीजिएगा, तो यहां पर प्रारंभ होता है ब्रिटिश शासन का प्रथम चरण, अर्थात ब्रिटिश अधीक्षकों का शासन, ब्रिटिश अधीक्षकों का शासन। तो यहां पर छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होता है ब्रिटिश अधीक्षकों का, ब्रिटिश अधीक्षकों का शासन। और छत्तीसगढ़ के पहले ब्रिटिश अधीक्षक
जब तक कि रघुजी तृतीय वयस्क नहीं हो जाएंगे तब तक छत्तीसगढ़ में शासन की बागडोर ब्रिटिश अधीक्षक संभालेंगे। यहां पर राजधानी रहती है इनकी रतनपुर, ढंकजेगा। छत्तीसगढ़ के पहले ब्रिटिश अधीक्षक हुए हैं 1818 से लेकर कुछ महीनों तक, अर्थात 1818 तक ही एडमंड। तो छत्तीसगढ़ के पहले ब्रिटिश अधीक्षक हुए हैं एडमंड। छत्तीसगढ़ के पहले ब्रिटिश अधीक्षक एडमंड। दूसरा 1818 से लेकर 1825 तक, 1818 से 1825 तक छत्तीसगढ़ के दूसरे ब्रिटिश अधीक्षक हुए एगेन्यू। एडमंड एगेन्यू। सबसे खास बात, एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ की जो मुख्य राजधानी हुआ करती थी रतनपुर, राजधानी को बनाया, राजधानी को शिफ्ट किया और लाया रायपुर। तो इस प्रकार से एगेन्यू के शासनकाल में ब्रिटिश अधीक्षकों की या छत्तीसगढ़ की जो राजधानी बनती है वो बनती है रायपुर 1818 में। और 1818 में एगेन्यू ने ब्रिटिश अधीक्षकों का मुख्यालय भी बनाया रायपुर। तो इस प्रकार से 1818 में एगेन्यू के द्वारा रायपुर को बनाया गया छत्तीसगढ़ की राजधानी तथा ब्रिटिश अधीक्षकों का मुख्यालय 1818 में बनाया गया रायपुर में, ध्यान। तो एगेन्यू के द्वारा रायपुर में बनाया गया, रायपुर को बनाया गया 1818 में राजधानी, इसको बनाया गया 1818 में राजधानी। 1818 में रायपुर बनती है छत्तीसगढ़ की राजधानी। तो इस प्रकार से ब्रिटिश शासन में पहली बार औपचारिक रूप से छत्तीसगढ़ की राजधानी बनती है रायपुर। और 1818 में ही एगेन्यू के द्वारा ब्रिटिश अधीक्षकों का मुख्यालय, ब्रिटिश अधीक्षकों का मुख्यालय यह बनता है रायपुर। 1818 में ब्रिटिश अधीक्षकों का मुख्यालय भी बनता है रायपुर। तो इस प्रकार से पहली बार ब्रिटिश काल में रायपुर 1818 में बनती है एगेन्यू, ब्रिटिश अधीक्षक एगेन्यू के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की राजधानी। इसके बाद अगला देखते हैं, तीसरे ब्रिटिश अधीक्षक हुए हैं 1825 से लेकर, इनका शासनकाल भी कुछ महीने तक रहा, 1825 तक एडमंड एगेन्यू हंटर। तीसरे ब्रिटिश अधीक्षक होते हैं हंटर। चौथे ब्रिटिश अधीक्षक 1825 से लेकर, इनका शासनकाल रहा है 1828 तक, सैंडिस। अगले ब्रिटिश अधीक्षक हुए हैं सैंडिस की सबसे खास बात यह रही है कि इन्होंने जो भी औपचारिक कार्य है, अर्थात ऑफिस से रिलेटेड कार्य है, कार्यालय से रिलेटेड कार्य है, उसको अंग्रेजी भाषा में कर दिया। तो अंग्रेजी भाषा में कार्यालय के कार्य को इन्होंने कर दिया, ऑफिस के काम को कर दिया। साथ ही साथ अंग्रेजी कैलेंडर को इन्होंने छत्तीसगढ़ में लागू किया। तो अंग्रेजी कैलेंडर को छत्तीसगढ़ में लागू करने का श्रेय, कार्यालय के काम अर्थात ऑफिस के काम को अंग्रेजी में करने का श्रेय, अंग्रेजी भाषा में करने का श्रेय जाता है सैंडिस को। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में डाक व्यवस्था, तार व्यवस्था का प्रारंभ किया है सैंडिस। आगे देखते हैं, अगला है पांचवा है 1828 से लेकर 1828 कुछ महीनों तक। अगले ब्रिटिश अधीक्षक होते हैं विल्किंस। अगले ब्रिटिश अधीक्षक होते हैं विल्किंस। और अंतिम छठवें ब्रिटिश अधीक्षक होते हैं 1828 से लेकर 1830 तक, इनका शासनकाल रहता है विल्किंस क्राफ्ट। अगले ब्रिटिश अधीक्षक होते हैं, अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक होते हैं क्राफ्ट, ध्यान दीजिएगा।
तो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं ब्रिटिश अधीक्षक, छत्तीसगढ़ के पहले ब्रिटिश अधीक्षक 1818 से लेकर 1818 तक एडमंड, दूसरे ब्रिटिश अधीक्षक 1818 से लेकर 1825 एगेन्यू के द्वारा पहली बार ब्रिटिश शासन की राजधानी बनाई गई रतनपुर से रायपुर 1818 में एगेन्यू के द्वारा ब्रिटिश अधीक्षकों का मुख्यालय बनाया गया रायपुर। साथ ही साथ ध्यान रखना है 1824 से लेकर 1825 तक परलकोट में हुआ है, परलकोट का विद्रोह गेंद सिंह के नेतृत्व में, परलकोट में हुआ है परलकोट का विद्रोह, यह हुआ है गेंद सिंह के नेतृत्व में। और इस समय जब 1824 से लेकर 1825 तक परलकोट में गेंद सिंह के नेतृत्व में किया गया परलकोट का विद्रोह, इस समय छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधीक्षक थे एगेन्यू। अगला है 1825 से लेकर 1825 हंटर, 1825 से 1828 सैंडिस के शासन काल में कार्यालय से संबंधित सभी काम को अंग्रेजी में किया गया, अंग्रेजी भाषा में कार्यालय के काम को चालू किया गया, ऑफिस के काम को चालू किया गया। दूसरा सैंडिस का काम रहा है अंग्रेजी कैलेंडर को छत्तीसगढ़ में लागू करने का श्रेय जाता है, अंग्रेजी कैलेंडर को छत्तीसगढ़ में लागू करने का श्रेय जाता है सैंडिस को। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में डाक व्यवस्था व तार व्यवस्था को लागू करने का श्रेय जाता है सैंडिस को। तो सैंडिस को जाता है अंग्रेजी भाषा में ऑफिस के काम को प्रारंभ करना, अंग्रेजी कैलेंडर को लागू करना तथा डाक व तार की व्यवस्था को छत्तीसगढ़ में लागू करने का श्रेय जाता है सैंडिस को। ध्यान दीजिएगा। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1830 से लेकर 1854 तक का शासन। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब मुख्य रूप से जो राजधानी बन चुकी है वो है रायपुर। छत्तीसगढ़ की मुख्य राजधानी अब बन चुकी है रायपुर। तो 1830 से लेकर 1854 का इतिहास हम समझने जा रहे हैं। 1818 से लेकर 1830 तक का जो शासन काल रहा है वो ब्रिटिश अधीक्षकों का शासन काल रहा है। अर्थात चूंकि रघुजी तृतीय अवयस्क थे, इसीलिए जब तक रघुजी तृतीय वयस्क नहीं होंगे तब तक की शासन की बागडोर ब्रिटिश अधीक्षकों के द्वारा चलाया गया। अब इसके बाद छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होगा 1830 से लेकर 1854 तक ये जो शासन काल कहलाएगा, ये कहलाएगा रघुजी तृतीय का छत्तीसगढ़ में शासन। 1830 से लेकर 1854 का शासन काल कहलाता है रघुजी तृतीय का शासनकाल, रघुजी तृतीय का शासन। ध्यान दीजिएगा, रघुजी तृतीय का शासन। रघुजी तृतीय अब वयस्क हो चुके हैं, तो चूंकि सहायक संधि के तहत रघुजी तृतीय के स्थान पर ब्रिटिश अधीक्षक कार्य कर रहे थे जब तक कि रघुजी तृतीय वयस्क ना हो जाए। अभी भी सहायक संधि के तहत रघुजी तृतीय अर्थात मराठा वंश ब्रिटिश अधिसत्ता में ही काम करेगा। अब रघुजी तृतीय वयस्क हो चुके हैं, इसीलिए रघुजी तृतीय को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सहायक संधि के तहत अधिसत्ता को दे दिया जाएगा। अब रघुजी तृतीय का शासन प्रारंभ होता है, लेकिन अभी भी रघुजी तृतीय मराठा वंश सहायक संधि के तहत ब्रिटिश अधिसत्ता में ही कार्य करेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो आगे यहां पर रघुजी तृतीय का जब शासन चालू होता है तो रघुजी तृतीय
छत्तीसगढ़ में शासन प्रशासन की व्यवस्था के लिए जिलेदारों की नियुक्ति करते हैं। तो यहां पर चालू होता है छत्तीसगढ़ में जिलेदारों का शासन, छत्तीसगढ़ में जिलेदारों का शासन। और छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार, छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार होते हैं कृष्णा राव अप्पा, कृष्णा राव अप्पा। तो इस प्रकार से 8 जून 1830 को ब्रिटिश अधीक्षक अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक क्राफ्ट के द्वारा शासन की बागडोर, सत्ता की बागडोर रघुजी तृतीय को सौंपी जाती है। और रघुजी तृतीय के नेतृत्व में इस सत्ता को ग्रहण करते हैं कृष्णा राव अप्पा, कृष्णा राव अप्पा। तो रघुजी तृतीय के शासन काल में जिलेदारों का शासन प्रारंभ होता है और छत्तीसगढ़ के पहले जिलेदार होते हैं कृष्णा राव अप्पा। तो 8 जून 1830 को अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक क्राफ्ट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सत्ता को दिया जाता है कृष्णा राव अप्पा को, अल्टीमेटली रघुजी तृतीय को। तो अब रघुजी तृतीय सहायक संधि के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिसत्ता में शासन करेंगे। छत्तीसगढ़ के अंतिम जिलेदार, छत्तीसगढ़ के अंतिम जिलेदार, यहां पर राजधानी बन चुकी है रायपुर। तो ये जो भी शासन प्रशासन अब चलाया जा रहा है रायपुर से, अंतिम जिलेदार होते हैं गोपाल राव, अंतिम जिलेदार होते हैं गोपाल राव। लेकिन 11 दिसंबर 1853 तक रघुजी तृतीय शासन करते हैं। 11 दिसंबर 1853 को रघुजी तृतीय की होती है मृत्यु, रघुजी तृतीय की होती है मृत्यु। और इस समय भारत के वायसराय होते हैं लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी देखते हैं कि रघुजी तृतीय का और कोई संतान नहीं है। तो लॉर्ड डलहौजी 11 दिसंबर 1853 को रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद 1 फरवरी 1854 को लॉर्ड डलहौजी के गोद प्रथा निषेध नीति के तहत मराठा साम्राज्य का छत्तीसगढ़ में पूर्णतः विलय कर देते हैं। गोद प्रथा निषेध नीति का मतलब यह है कि रघुजी तृतीय निसंतान थे, लेकिन ये अपने जगह किसी अपने दूसरे जो इनका पुत्र नहीं है को उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए 11 दिसंबर 1853 को रघुजी तृतीय की मृत्यु होती है और इस समय अंतिम जिलेदार होते हैं गोपाल राव। तो इस समय भारत के वायसराय होते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1 फरवरी 1854 को गोद प्रथा निषेध नीति के तहत नागपुर रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में पूर्णतः विलय कर दिया जाता है। और इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के इतिहास में हो जाता है मराठा साम्राज्य का अंत। गोद प्रथा निषेध नीति के तहत नागपुर रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में पूर्णतः विलय कर दिया जाता है। और इसी प्रकार से 1 फरवरी 1854 को पूरी तरह से छत्तीसगढ़ से मराठा साम्राज्य का अंत हो जाता है। 1854 से लेकर अब शासन चालू होगा छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का। अब यहां चालू होगा ब्रिटिश शासन। अब छत्तीसगढ़ में 1854 से लेकर भारत स्वतंत्र होने तक 1947 तक चलेगा ब्रिटिश शासन। छत्तीसगढ़ में अब चलेगा ब्रिटिश शासन। अब छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होता है ब्रिटिश शासन। 1 फरवरी 1854 को लॉर्ड डलहौजी के गोद प्रथा निषेध नीति के तहत नागपुर रियासत अर्थात मराठा वंश का पूर्णतः समापन हो जाता है और ब्रिटिश साम्राज्य का प्रारंभ हो जाता है। जो सहायक संधि के तहत मराठा वंश ने
ब्रिटिश अधिसत्ता के अंतर्गत शासन किया था, अब उसे समाप्त करके ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से लागू किया जाता है। तो 1 फरवरी 1854 को लॉर्ड डलहौजी के गोद प्रथा निषेध नीति के तहत छत्तीसगढ़ में नागपुर रियासत मराठा वंश का समापन होता है और ब्रिटिश साम्राज्य का पूरी तरह से प्रारंभ होता है। अब यहां पर ब्रिटिश शासन का प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ होता है। ब्रिटिश साम्राज्य का प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ होता है। ब्रिटिश साम्राज्य का प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ होता है छत्तीसगढ़ में 1 फरवरी 1854 को। यहां पर छत्तीसगढ़ में डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं चार्ल्स सी इलियट। चार्ल्स सी इलियट, तो इस प्रकार से चार्ल्स सी इलियट कहलाएंगे छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कलेक्टर, प्रथम डिप्टी कमिश्नर। तो इस प्रकार से चार्ल्स सी इलियट कहलाएंगे छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर। ध्यान दीजिएगा 1 फरवरी 1854 को मराठा वंश का समापन कर नागपुर रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में पूर्णतः विलय कर दिया जाता है और 1 फरवरी 1854 को छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर नियुक्त होते हैं चार्ल्स सी इलियट। चार्ल्स सी इलियट की सहायता के लिए रायपुर के अंतर्गत मोहिबुल हसन तथा रतनपुर के, अर्थात इस समय का बिलासपुर, यह आपका है बिलासपुर, प्रथम डिप्टी कमिश्नर के सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं सहायक, अतिरिक्त सहायक कमिश्नर, अतिरिक्त सहायक कमिश्नर। रायपुर में मोहिबुल हसन होते हैं अतिरिक्त सहायक कमिश्नर और बिलासपुर में होते हैं गोपाल राव जो कि थे अंतिम जिलेदार। रघुजी तृतीय के अंतिम जिलेदार गोपाल राव को बनाया जाता है बिलासपुर का अतिरिक्त सहायक कमिश्नर। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर होते हैं चार्ल्स सी इलियट और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 1 फरवरी 1854 को मराठा साम्राज्य का अंत होता है और ब्रिटिश साम्राज्य का प्रारंभ होता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर है चार्ल्स सी इलियट तथा अतिरिक्त सहायक कमिश्नर के रूप में रायपुर में मोहिबुल हसन तथा बिलासपुर में गोपाल राव। तो ये हमने डिस्कस किया छत्तीसगढ़ में मराठा वंश। जय हिंद, जय भारत।